नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। हमारे साथ आज गणतंत्र दिवस पर मौजूद हैं गुजरात हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता XJ लाल सर और BSSD कॉलेज के विधि विभाग के सीनियर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर RC धीमान सर। और विषय है आज जो मानवाधिकारों की स्थिति है उनके बारे में हम आप दोनों विधि के वरिष्ठ विशेषज्ञों से कुछ सवाल करना चाहेंगे। सर, ये जो मानवाधिकार है, मानवाधिकारों की अवधारणा है, ये क्या आज के दौर में भी उतनी प्रासंगिक है और ये है क्या? सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा और आज के इस 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पे आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, आपके चैनल को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जो ये प्रश्न किया है, ये जब तक समाज में मानव जिंदा रहेगा, जब तक इस धरती पे जिंदा रहेगा मानव अधिकार तब तक परपेचुअल है, क्योंकि बगैर मानव अधिकार के समाज के अंदर मानव की कोई भी कल्पना करना कि इंसान है वो जानवर बराबर है। तो मानव जहाँ इंसान है, जहाँ मानव है, वहाँ मानव अधिकार स्टैंड स्टिल खड़े हुए हैं। आज के दौर में आप कितना सम्मान देख रहे हैं मानवाधिकारों का? बहुत बुरी तरह से हनन हो रहा है और समाज का नैतिक मूल्य जो मॉरल वैल्यू होनी चाहिए वो मॉरल वैल्यू डाउन हो रही है। इसका मूल कारण है कि हमारा समाज विघटित है, जात व्यवस्था में विघटित है। और दूसरी बात जो बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने हमको ये कहा था कि हमारा समाज, हमारा देश धर्म के विनाशकारी कुचक्रों के बारे में जानकारी नहीं रखना चाहता। और जो महामानव ने हमें संदेश दिए, उन संदेश का ना तो वो जानकारी उन संदेशों को प्राप्त करना चाहता है, ना उनका अनुसरण करना चाहता है। ये बहुत बड़े फैक्टर बताए थे, ये हैजार्ड हैं आज के समय में। अगर हमारा समाज इस देश के जितने भी महामानव हुए हैं उनके विचारों को, उनके चलाए गए आंदोलन को आत्मसात कर ले, तो वो दिन दूर नहीं कि इस पूरे देश के अंदर ये परिस्थिति उत्पन्न होगी कि लोगों के बीच में जो भेदभाव की परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि आप मूंछ नहीं रख सकते हैं, आप सर पे पगड़ी नहीं बांध सकते हैं, आप अपनी शादी में घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपको वाक्य बताए हैं, ये सब मानव अधिकार का घोर विरोध करने वाले जो है कृत्य। तो मानव अधिकार पहले आता है। सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मानवाधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी है ये किन किन संस्थाओं की? देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया है और उसके अंतर्गत जो हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है और उसके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत जो न्यायालय गठित किए गए हैं उसके अंतर्गत स्पीडी ट्रायल की आवश्यकता है। और वैसे तो जो है जो मानवाधिकार है वह भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में 26 नवंबर 1949 को हमें प्रदान कर दिए और 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई, वहाँ से मानव को मानव होने के नाते जो है विधिक अधिकार प्राप्त हुए। सर, आज के दौर में अब आप तो हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो आप ही से सवाल पूछूँ क्योंकि कोर्ट से जुड़ा हुई चीज़ें हैं तो ये आप ही बता पाएंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरप्रिटेशन कर देंगे उनका। क्या न्यायपालिका आज के दौर में जो परिदृश्य है, आप देखते हैं कि तमाम ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनको अगर बीमार हैं तो उनको इलाज के लिए भी समस्या है, इलाज के लिए उनको भी प्रॉपर इलाज नहीं मुहैया कराया जा रहा है। कुछ ऐसे भी एक्टिविस्ट हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, जो बहुत बूढ़े हैं, उनको सीधे पानी नहीं पी सकते थे, उन्होंने केवल ये मांग करी कि हमें पानी पीने के लिए एक स्ट्रॉ दे दिया जाए, तो वो भी नहीं दिया गया। आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा था, चश्मा टूट गया था तो चश्मा नहीं दिया गया। ये सारी घटनाएं क्या मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है? आपको नहीं लगता है कि जो आज के दौर में जो न्यायपालिका है वो इस जिम्मेदारी को, जो एक संरक्षण का होता है कि मानवाधिकार के जो संरक्षण है, मूल अधिकार जो है उनका संरक्षण, उस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा पा रही है? विवाद वाला सवाल है थोड़ा सा, लेकिन आप अधिवक्ता हैं तो मैं आप ही से पूछ लूँ। देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र ये दो ऐसे विषय हैं। समाजशास्त्र के और राजनीति शास्त्र के आपस में जो तालमेल होते हैं उसमें जो शासन तंत्र होता है,
शासन तंत्र हमेशा जो है कानून को भी अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। आज की परिस्थितियाँ वही हैं। शासन तंत्र ने कानून को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो न्यायपालिका क्या कर रही है? मतलब आप सवाल उठा रहे आप बड़ी सीधी, बहुत ही विनम्रता से मैं कह रहा हूँ कि न्याय तंत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया है शासन तंत्र ने, और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से देश के लोगों के ऊपर है। देश के लोगों को समझना चाहिए कि इस देश के अंदर किस तरीके का शासन चले। देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि इस देश के अंदर मानव अधिकारों की स्थापना कैसे हो। ये जो आपने घटनाएं बताई हैं, आपने नाम नहीं कोट किया है, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ। प्रोफेसर आनंद तेल तुंबड़े जेल में हैं, विदाउट एनी काज जेल में है। अब ये न्यायपालिका के ज्यूरिसडिक्शन की बात है कि वो उसको कैसे कंसीडर करते हैं, ये उनके ऊपर है। कभी वरवरा जी हैं, सुभा मुद्गल जी हैं, विलियम एक क्रिश्चियन फेलो हैं, 85 ईयर्स की एज उनकी अटेंड हो चुकी है। ठीक है, गौतम नौलखा हैं। इन लोगों को जो है बिहाइंड बार करके प्रिजन में डाला गया है। ये बहुत सारी घटनाएं देश के अंदर घटित हो रही हैं। कहने का मतलब ये है कि शासन तंत्र ने न्याय तंत्र को अपने कब्जे में लेकर रखा है। बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और विनम्रता से कह रहा हूँ, हमें न्याय तंत्र का भी सम्मान करना है, हमें शासन का भी सम्मान करना है, लेकिन सम्मान के साथ साथ ये सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि इस देश के सारे लोग इस बात को समझें कि उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए। आंदोलन खड़ा करना पड़ता है। बगैर आंदोलन, आज जो किसानों का आंदोलन हो रहा है, ये इस बात का सीधा उदाहरण है कि आज उनके भी अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया, और संविधान में ये सारी व्यवस्थाएँ दी गई हैं, है ना। राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन है, सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। उनकी स्थापना कैसे हो, ये समाज के लोगों को सोचना है। ठीक है सर, एक सवाल ये आपसे मैं करना चाहूँगा कि मानवाधिकारों का, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि मानवाधिकार सबके लिए समान है, लेकिन आज के परिदृश्य में क्या है कि रिक्शे वाले और मजदूर के बेटे को भी वही मानवाधिकार हैं जो अंबानी के बेटे को है या अंबानी को है। ऐसा परिदृश्य आपको लगता है इस देश में कि समानता है, विधि के सामने समानता है, मानवाधिकारों की समानता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि क्या एक रिक्शे वाले और एक मजदूर पे परिवार को विधि के समक्ष समता है। तो जहाँ तक भारतीय संविधान की बात करें, तो भारत के संविधान के अंतर्गत रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट रखा गया है, और रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत सबसे बेहतरीन उदाहरण है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है भारत के ही नागरिकों को नहीं, बल्कि भारत के अंदर सभी व्यक्तियों को अधिकार देता है। क्या देता है? नहीं, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। State shall not deny any person to equality before law or equal protection of laws within territory of India। यानी कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता प्रदान करेगा। तो मजदूर का बेटा हो या जो है मालिक का बेटा हो, इस देश के अंदर राजा हो या रंग को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है समता का अधिकार प्रदान किया गया है, और सभी को ये विधियाँ समान रूप से संरक्षण भी देती हैं, प्रोटेक्शन भी देती है। तो संविधान ने तो समता का अधिकार दिया है, परंतु संविधान को लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का है। यानी कार्यपालिका को संविधान की मंशा जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, गरिमा, इन भावनाओं को लागू करना है। संवैधानिक प्रावधानों को जो है कार्यपालिका को लागू करना है। और क्या अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या कार्यपालिका संवैधानिक प्रावधानों को लागू कर रही है? तो इसके विश्लेषण के लिए कई प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो है कहीं कहीं पर जो है विभेद की भावना नज़र आती है। विभेद यानी कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंदर कहा गया है कि जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद विभेद की भावना मुझे जगह जगह पे नज़र आती है। जैसे कि जो है बेसिस ऑफ द सेक्स की जो है जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको
कहीं कहीं मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं है। अभी एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ था सबरीमाला वाला, तो क्या हुआ, अनुच्छेद जो है 15 का उल्लंघन है, क्या हुआ, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, मामला तो संविधान पीठ को शायद हाँ, सौंपा गया। ये सवाल है ना। दूसरी बात, क्या हुआ, अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या वह राज्य उनको प्रदान कर पा रहा है? तो जब बड़े बड़े प्रकरण दिख रहे हैं कि राइट टू लाइफ कहीं कहीं पे प्रभावित हो रहा है, कहीं कहीं पे राइट टू लिबर्टी प्रभावित हो रहा है, कहीं कहीं पे राइट टू डिग्निटी प्रभावित हो रहा है, तो उसकी वजह से जो ऐसा प्रतीत होता है कि वी कैन से दैट कि एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं जो है मानवाधिकार प्रदान करने में विफल हो रहा है। न्यायपालिका को भी जोड़ेंगे आप इसलिए सबने जोड़ा है। अब जहाँ तक न्यायपालिका का सवाल है, तो न्यायपालिका जो है न्यायिक निर्णय करता है और माननीय जो है न्यायालय का विवेक है और जो संवैधानिक प्रावधान है उनके अनुच्छेदों को वो दृष्टिगत रखते हुए निर्णय करते हैं। और जहाँ पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है तो मैं गुड फेथ के साथ जो है उसकी समालोचना जरूर जो है न्यायालय के निर्णय की करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है जहाँ जहाँ पर जो है इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं वहाँ पर न्यायपालिका को अपने जो है संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए। इसे बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता की देश के न्यायालयों को आवश्यकता है। सर आज जो आप प्रोग्राम करवा रहे हैं, ये जो आपकी संस्था है, इसके बारे में आप देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार महासभा का जो है वेब पेज जो है 26 मई 2020 को बना और जो है फेसबुक पर ये बना। उसके बाद जो है माननीय ऐसे लाल जी जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार महासभा के, उनकी प्रेरणा से चूँकि जो है वह मानवाधिकारों के संबंध में जो है विशेष इंटरेस्ट रखते हैं और मैं भी मानव होने के नाते मानवों को जो अधिकार प्रदान किए गए संविधान में या 10 दिसंबर 1948 को या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के माध्यम से या दूसरे जो है न्यायिक मूल्यों के माध्यम से उनको प्रदान करना मैं भी अपना समझता हूँ। देश के अंदर मानव अधिकारों के संबंध में जागरूकता होनी चाहिए, विधिक जागरूकता होनी चाहिए, विधियों का लोगों को ज्ञान होना चाहिए। विधिक अज्ञानता के कारण जो है अन्याय अत्याचार लोग बर्दाश्त करते हैं। यदि विधिक ज्ञानता हो, विधिक साक्षरता हो, जागरूकता हो, तो निश्चित रूप से वे अपने अधिकारों की बात कर सकेंगे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विधिक जागरूकता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानव अधिकारों का ज्ञान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार महासभा की को स्थापित करने की आवश्यकता इस देश में थी और वो सर ये आपकी सवाल आप मुझे बताइए कि जैसे अपने वर्तमान परिदृश्य पे बड़ा अच्छा बोला भी आपने बताया कि जैसे जो स्थितियाँ हैं, तो इस तरीके से जैसे आप एक संगोष्ठी करवा रहे हैं मानवाधिकारों की। ये संगोष्ठी नहीं है, ये एक्चुअली क्या है कि हमारी टीम का एक सामूहिक निर्णय है। कोई भी काम होता है बगैर टीम भावना के, सामूहिक निर्णय के बगैर किए गए काम जो है तो वो तानाशाही और फांसीबाग की तरफ होता है। ये जब मानव अधिकार की स्थापना की बात करते हैं तो ये निर्णय लिया गया, ये हमारा एक छोटा सा कदम है कि इस देश में गणतंत्र मनाया जाता है। तो गणतंत्र मनाने का मूल मकसद क्या है, क्यों हम मनाते हैं? ठीक है, हमको ये बताया जाता है कि 26 जनवरी 1950 को इस देश के संविधान को अंगीकृत करने का मतलब हमारे दिन प्रतिदिन के जितने भी कार्यकलाप हैं वो संविधान के द्वारा संचालित होते हैं, उनका नियंत्रण उसके द्वारा होता है। तो इस बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे सामाजिक जीवन में और हमारे राष्ट्रीय जीवन में गणतंत्र का क्या महत्व है। क्योंकि स्वतंत्र, हम ये मान के चलते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता हमें किन लोगों से मिली? स्वतंत्रता मिली बाहरी शक्तियों से सुरक्षित रहने की, कि बाहरी शक्तियाँ हमारे ऊपर आक्रमण ना करें तो हम स्वतंत्र हैं। लेकिन आज हम ये बात कह सकते हैं कि गणतंत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के बनिस्बत जो है इस देश में गणतंत्र की स्थापना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये
गणतंत्र की स्थापना ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि संविधान रहेगा तो गणतंत्र रहेगा। जैसे ये बड़ा तबका है, जागरूकता है, बड़ा तबका है, दूसरा तबका है, दलित तबका है, मजदूर है, किसान है, गरीब किसान, जिनको इन अधिकारों के बारे में कोई जागरूकता है, सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार वही होता है। ऐसे क्षेत्र में भी आपकी संस्था कुछ काम करने की सोच रही है? देखिए, बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़ा विजन लेके हम काम कर रहे हैं और एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपके समक्ष लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिंदा रहूँ या मर जाऊँ, लेकिन इस मानव अधिकार की स्थापना के लिए जो टीम का निर्माण हुआ है ये सालों साल चलेगा, जन जागृत जनता के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से, महिलाओं के माध्यम से उनको अवेयर किया जाएगा कि आपके क्या क्या ह्यूमन राइट्स हैं, उनका प्रोडक्शन आप कैसे करेंगे। तो ये समयबद्ध तरीके से हम इस अभियान को चलाने में छोटे छोटे कदम को लेते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। और हमारे साथी जो है ये पूरे सहयोग के साथ इस आंदोलन को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। ये थे हमारे साथ गुजरात हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एस.जे. लाल जी और एसटी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर आर.सी. दीवान साहब, विधि विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर आर.सी. दीवान साहब। बहुत मैं बहुत दिल से आभार फिर प्रकट करना चाहूँगा कि आपने मुझसे वार्तालाप की और हमें ये अवसर बढ़ाने के लिए बहुत आभार।